टॉपिक है जिसका नाम है समीकरण। समीकरण एक ऐसा बिंदु है जो हमें न केवल गणित में बल्कि साइंस के जो चैप्टर्स आते हैं उसमें भी हमें कई बार काम आ जाता है। कई बार हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं, वहाँ भी ये टॉपिक हमें काफ़ी हेल्प करता है। गुणनखंड है या समीकरण है, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हमें न जाने कहाँ कहाँ काम आ जाए। जियोग्राफी का सब्जेक्ट टॉपिक आ जाता है, या साइंस का हो, या मैथ्स में भी जो अलग अलग ब्रांचेज हैं उनमें हमें ये कॉमन टॉपिक हैं जो कहीं भी हमारी सहायता के लिए आ जाते हैं या हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है, तो इनको बड़े ध्यान से समझना है। अब समीकरण की जब बात आती है तो समीकरण का ही जैसे नाम है समीकरण। समीकरण का मतलब है समान करना। इक्वेशन, इंग्लिश में इक्वेशन इक्वेट करना, समान करना। एक बार क्या हुआ, जैसे एक पापा घर में शाम को जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेके आते हैं। तो उनके दो बच्चे थे, रिंकी और सोनू। अब पापा जैसे आए तो कोट की जेब में से कुछ टॉफ़ियाँ निकाली, इस जेब से कुछ टॉफ़ियाँ उस जेब से, और अलग अलग दोनों बच्चों को दे दी। अब पहले बच्चे ने जब काउंटिंग की तो उसकी 9 टॉफ़ियाँ निकली, यानी कि इस बच्चे ने जब काउंट किया तो इसकी 9 टॉफ़ियाँ निकली और इस बच्चे की 11 टॉफ़ियाँ निकली। अब इनमें विवाद हो गया कि बाबा आपने इसको तो 11 टॉफ़ियाँ दी और मुझे 9 टॉफ़ियाँ दी हैं। तो अब ये विवाद को सोल्व कैसे किया जाए? एक रास्ता है कि या तो यूँ कर लिया जाए कि 2 टॉफ़ियाँ कहीं से और लाकर इस बच्चे को दे दी जाए, तब तो ये इक्वल हो जाएंगी, इसकी भी 11 हो जाएंगी, इसकी भी 11, और लड़ाई खत्म। या बाहर से अगर हम नहीं ला पा रहे हैं, टॉफ़ी हम नहीं ला पा रहे हैं, तो क्या करें? तो ये हो सकता है कि इसकी 2 टॉफ़ियाँ छीनकर हम खुद खा जाएं, रख लें अपने पास। फिर तो 9 टॉफ़ियाँ एंड 9 टॉफ़ियाँ दोनों के पास हो जाएंगी, तो भी विवाद सुलझ सकता है। लेकिन टॉफ़ियाँ चूँकि देखकर फिर वापस लेना ये थोड़ा कठिन है। तो एक रास्ता और है कि एक टॉफ़ी इससे ले ली जाए और ये एक टॉफ़ी इसको दे दी जाए, तो इसके पास 10 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, इसके पास 10 टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, दोनों के पास इक्वल हो जाएंगी। ये आपने समीकरण कर दिया, विवाद भी खत्म, कहीं टॉफ़ियाँ लानी भी नहीं पड़ी, बीच में उठा के खानी भी नहीं पड़ी। इसको बोलते हैं समीकरण। समीकरण का मतलब है समान करना, दोनों पक्षों को समान करना। जैसे तराजू होती है, इसमें हमने जो बाट डाले होते हैं, अगर यहाँ पे जो मटेरियल डाला है वो कम है तो हमें थोड़ा सा मटेरियल, चीनी है या जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी और मिलाते जाइए, और ये कांटा जब इक्वल हो जाता है तो समीकरण हो जाता है। वैसे एक पुरानी कहानी है कि जब 2 बिल्लियों को कहीं रोटी का टुकड़ा मिला तो वो जब बांटने लगी तो उन्होंने कहा कि हमें दोनों को बराबर बराबर आना चाहिए, अब कैसे बांटें? इस चीज़ में वो इतनी दक्ष नहीं थी। तो चलती गई, तब उनको एक बंदर मिला। बंदर भैया के पास गए, बोले बंदर भैया हमें बराबर बराबर हमें ये 2 टुकड़ों में बांट दो। बंदर ने एक तराजू लिया और बंदर ने 2 टुकड़े करके तराजू में डाले। अब कभी क्या होता है, इधर पलड़ा झुक जाता कि माल ज़्यादा इधर होता तो उसमें टुकड़ा लेता और वो खुद खा जाता, फिर इधर ज़्यादा हो जाता तो यहाँ से टुकड़ा लेता और खा। हालांकि बंदर ने समीकरण नहीं किया, लेकिन समीकरण किया जा सकता था। तो समीकरण का मतलब है समान करना। अब इस टॉपिक पर हम कुछ आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा जानकारी लेंगे समीकरण किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, इनके अलग अलग नाम आ जाते हैं। उनमें कई बार उलझन हो जाती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन सी समीकरण कैसे क्या। तो उसको थोड़ा नामों के बारे में थोड़ा आपको जिक्र करना चाहेंगे, जानकारी देना चाहेंगे। समीकरण को हम 2 भागों में बांटेंगे, एक है रैखिक समीकरण और दूसरा है द्विघात समीकरण। रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस प्रकार आप देखेंगे। और लीनियर इक्वेशन को भी अब आगे बांटते हैं। तो एक है रैखिक समीकरण एक चर वाला, और रैखिक समीकरण होता है 2 चर वाला, यानी कि 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स का। इस तरह 2 हिस्से कर लेंगे, यानी कि समीकरण को हम बांटेंगे 2 भागों में। पहला रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन, और दूसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लीनियर वाले को हम 2 भागों में फिर बांटते हैं, एक चर वाले और 2 चर वाले। हिंदी में चर बोलेंगे और इंग्लिश में कहेंगे तो 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल्स वाला। अब इसको हिंदी में युगपत समीकरण भी कह देते हैं। युगपत यानी कि जोड़े वाली। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स 2 होते हैं, जैसे x और y या p और q या a एंड b। इस तरह 2 वेरिएबल्स को लेकर हम इन सवालों को करते हैं। तो इस प्रकार दोनों वेरिएबल्स के मान अगर हमें लाने हैं तो हमें जोड़े में चाहिए होती है, यानी कि युगपत में चाहिए। तो हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस प्रकार हम अलग अलग समीकरणों को अलग अलग तरीके से समझें। और दूसरा, अब जो प्रकार बताया द्विघात समीकरण, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसमें इसका जो फॉर्म होता है, इसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसमें घात 2 होती हैं। और इस वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्म देखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इसमें आप देखेंगे कि वेरिएबल्स पर जो पावर होती है वो 1 होती है, यानी कि
उधर स्क्वायर होता है, इसमें पावर 1 होती है, तो इसलिए रैखिक समीकरण के नाम से इसको जानते हैं, इसको द्विघात समीकरण के रूप में जानते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को क्रम वाइज समझेंगे, अलग अलग वीडियोज़ में आपको अलग अलग तरीके के जो सवाल हैं वो सोल्व कराए जाएंगे, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो समीकरण क्या है और समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या नाम हैं, उनसे आप परिचित हो गए हैं। अब हम कुछ प्रश्नों को लेकर चलेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार इनको सॉल्यूशन इनका किया जाता है, किस प्रकार इनको हल किया जाता है, किस प्रकार इनके मूल या रूट्स जो है वो ज्ञात किए जाते हैं। तो आप इनको देख लें, इसके बाद हम लेते हैं कुछ सवालों को उदाहरण के रूप में, फिर आसानी से हम समझ पाएंगे कि समीकरण क्या है और कैसे सरल की जाती हैं। अब हम लेते हैं एक सवाल, 7x - 9 = 16, 7x - 9 = 16। यहाँ हम देखते हैं बीच में एक निशान है, बराबर का निशान, इक्वल का निशान है। इसके एक तरफ एक पक्ष है और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष है, यानी इसको हम बोलेंगे पक्ष, साइड्स। तो ये दो पक्ष होते हैं, बराबर के, एक इधर एक उधर। इधर वाला पक्ष जो होता है वो चर राशियों का होता है, चर राशियों का पक्ष, और उधर का होता है अचर राशियों का पक्ष, अचर राशियों का पक्ष। तो आप इसमें देखिए जो चर राशियां होती हैं, जो प्लेन नंबर होते हैं, जैसे 5, 7, 10, 15, इस प्रकार की जो संख्यांक हैं, जैसे आप देखिए 9 देखिए यहाँ पर, या 16 देखिए, ये हमारे अचर राशियां कहलाती हैं, अचर राशियां। और जिनके साथ अंग्रेजी का या हिंदी का कोई वर्ण लगा दें, जैसे क, ख, ग, x, y, z इत्यादि हम जोड़ देते हैं, तो फिर वो राशियां बन जाती हैं चर राशियां, यानी कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इधर की राशियां होती है वेरिएबल्स होती हैं और ये कांस्टेंट होती है, चर और अचर। अब हमें करना क्या होता है, समीकरण करने के लिए एक प्रकार की राशि को उसके हाउस में, उसके पक्ष में लाना होता है। अगर वह, जैसे चर राशियां हम बाईं ओर रखते हैं और अचर राशियों को हम दाहिनी ओर रखते हैं, तो उस पॉलिनोमियल में, उस व्यंजक में अगर हमें लगता है कि ये पद जो है वो इस पक्ष में आना चाहिए, या इधर कोई ऐसा पद है जिसे अपने पक्ष में जाना चाहिए, तो इस प्रकार उन पक्षों को अपने अपने पक्ष में लाना पड़ता है, इसको बोलते हैं पक्षांतरण, ट्रांसपोजिशन। और दूसरा होता है कि जब हम पक्षांतरण करते हैं तो उनके चिन्हों में परिवर्तन आ जाता है, यानी कि अगर प्लस होगा तो वह माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो वह प्लस हो जाएगा, और अगर वह गुणा का निशान गुणित संबंध से जुड़ा हुआ है तो वह भागित संबंध यानी कि डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, और कोई डिवाइड फॉर्म में यानी कि डिवीजन का साइन लगा हुआ है या डिवीजन फॉर्म में है, तो जब वो पक्ष से उस पक्ष में जाएगा, जब पक्षांतरण करेंगे तो डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा, यानी गुणा के चिन्ह में या गुणा के रूप में गुणित संबंध में बदल जाएगा। ये पक्षांतरण का एक छोटा सा नियम है जो हमें सदैव याद रखना पड़ेगा। अब हम इस सवाल को करके देखते हैं कि इसमें ये चीज़ें जो बताई हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 7x - y एक पक्ष में खड़े हैं और बराबर के उधर है 16, ये दूसरा पक्ष हो गया। हमें देखना है कि चर राशियों को हमें इधर लाना है और अचर राशियों को हमें उस पक्ष में ले जाना है, दाहिनी ओर ले जाना है। तो हम देखते हैं इसका सीधा सा तरीका, पहले आप लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, ये सूचना आप दे देंगे, उसके बाद इस प्रोसेस को करेंगे। अब इस प्रोसेस को करने का भी एक ट्रिक है कि आप यहाँ से सीधे चलिए और बाएं से दाएं ओर चलिए, और जो भी आपको चर राशि मिलती है, वेरिएबल्स जो भी मिलता है, उसको आप अपने पक्ष में, अगर ऑलरेडी पहले अपने घर में है तब तो उसे वहीं विराजमान करेंगे, अगर वह दूसरे पक्ष में है तो उसको उस पक्ष से उठाकर अपने पक्ष में लाएंगे। फिर हम वहाँ से चलेंगे, इधर हम अचर राशियों को देखेंगे, जो कांस्टेंट जो टर्म्स हैं उनको देखेंगे, जो अचर होंगे उनको अगर पहले ही अपने पक्ष में विराजमान है, बैठे हुए हैं, तब तो उन्हें जो कहते हो लिख देंगे, लेकिन बराबर के इधर आते ही अगर हमें कोई अचर राशि मिलती है तो उसको हम उसी के पक्ष में ले जाने के लिए हम उसके चिन्हों का बदलाव कर देंगे। देखिए इसमें, अब आप देखिए यहाँ से हम चलते हैं सीधा बाएं से दाहिनी ओर चलते हैं, तो हमें 7x मिला, 7x इसी पक्ष का है, इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, 9 को हम बाद में देखेंगे। और अब हम चलते हैं आगे 16, यानी कि अब दूसरा हमें चर राशि नहीं मिली, अब हम इक्वल लगा देंगे। अब हम यहाँ से चलेंगे, अचर राशियों को लेके चलेंगे, ढूंढते चलेंगे, तो 16 हमें मिला, 16 अपने घर में ही है, इसलिए इसको कुछ इसके साइन चेंज नहीं करेंगे। अब हम आए बराबर के इधर, अब हमें कोई भी अचर मिलेगा तो हम उसको उधर ले जाएंगे तो उसके साइन चेंज होंगे, यानी ये -9 को हम अपने पक्ष में ले जाएंगे, खुद के पक्ष में,
तो ये -9 का +9 हो जाएगा। इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि इसका पक्षांतरण हुआ है। अब हम देखते हैं आगे, हम या लिख देंगे प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, अथवा और या लिखकर फिर प्रोसेस को हम करेंगे। तो 7x तो यहीं रह जाएगा इक्वल टू 16 एंड 9, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो इनका एडिशन होगा 25। इस प्रकार हम देखते हैं कि x इक्वल टू 25 अपॉन, अब ये देखिए यहाँ गुणा से जुड़ा हुआ है 7 जो है x के साथ गुणा से जुड़ा हुआ है, तो ये अपॉन में चला जाए। गुणा वाली राशियाँ दूसरे पक्ष में जाएंगी तो आप उनको भागित संबंध में डिवीजन फॉर्म में बटे में लिख देंगे। इस प्रकार जिसका आंसर होता है वो ये होगा 25/7। अब एक सवाल और करके देखते हैं। इस सवाल के बाद ध्यान से देख लीजिए, 7x - 9 इस प्रकार पक्षांतरण करने पर सूचना देंगे। 7x को यहाँ लिख देंगे, 16 अपनी जगह में, 9 ये ट्रांसपोज होगा जो कि प्लस हो जाएगा। इस प्रकार 16 और 9 25, 7x बराबर 25 और इसलिए x बराबर 25/7 होगा। अब दूसरा सवाल ऐसे और देखते हैं। आप देखेंगे 14y - 8 इक्वल टू 13। अब इसको देखते हैं, इसमें भी दो पक्ष हैं, इस पक्ष में दो पद हैं। इस पद को यहीं रखेंगे वेरिएबल्स को, 8 को उधर जाना है, हमने देख लिया। तो आप इसमें लिखेंगे पक्षांतरण से या पक्षांतर करने पर, ये भी लिख सकते हैं पक्षांतर करने पर। अब हम यहाँ से चलेंगे तो हमें 14y मिला, 14y को अपन जो का त्यों लिख देंगे। इसके बाद y वेरिएबल्स का कोई अंक हमें नहीं मिला, हम इसको क्लोज कर देंगे, नहीं इक्वल लगा देंगे। अब हम वापस दाएं से बाएं ओर चलेंगे तो हम सबसे पहले हमें 13 मिला, 13 को जो का त्यों उतार देंगे, इसके साइन चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये इक्वल के उधर अपने ही घर में ऑलरेडी पहले ही अपने घर में बैठा हुआ है। अब हम बराबर के इधर गए तो हमें 8 मिला, 8 इस पक्ष का नहीं उस पक्ष में होना चाहिए, इसलिए इसको यहाँ से लेकर इधर आएंगे तो ये +8 हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि 14y इक्वल टू 13 और 8 को हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 21 हो जाएगा। 14y बराबर 21, देन सिंगल y। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, 14 को यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये रिमूव होगा तो वो डिवाइड फॉर्म में चला जाएगा, यानी 21/14। अब ये 7 की टेबल से कटे, 7 × 21 और 7 दूनी 14, यानी कि y की वैल्यू आई 3/2। इस प्रकार हमें इन सवालों को करना है। ये पहले बाईं ओर से दाहिनी ओर चलेंगे, फिर दाहिनी ओर से बाईं ओर चलेंगे, यानी एक बार हमारा सफ़र यूँ होगा और एक बार सफ़र हमारा यूँ होगा। इस तरह इस विधि से चलेंगे, इसमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम हैं और सवाल की कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही बैठेगी। एक प्रश्न और करके देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। 6x बराबर 12। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस माइनस वाले कोई पद नहीं है। यहाँ 6 × x यानी 6 गुणा से जुड़ा हुआ है, 6 जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव है, ये मल्टीप्लिकेशन से जुड़ा हुआ है, तो जब उधर जाएगा तो डिवाइड होगा। तो आप यहाँ देखेंगे, या इसमें आप पक्षांतरण न भी लिखना चाहें तो सीधा या लिख सकते हैं, अथवा या और। अभी देखिए 6x इक्वल टू 12, या अभी x यहीं छूट जाएगा, 12 अपनी जगह पर है, 6 जो है यह मल्टीप्लिकेटिव है, ये यहाँ जाएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी आप ये भी लिख सकते हैं, ये डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव था, अब ये डिवाइड फॉर्म में आ गया, यानी इसका मीन्स यही होता है कि 12 में 6 का हम भाग दे दें, तो इसका जो मान आया x इक्वल टू 2, ये इसकी वैल्यू आई। अब ये हमारा आंसर सही है नहीं है, इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 2 है, इस 2 को हम इस इक्वेशन में रख के देखेंगे, इसकी वैल्यू को प्लेस करके देखेंगे, और अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आती है तो हमारा सवाल हमने सही सोल्व किया है। जरा एक बार चेक करके देखते हैं। 6 × x इक्वल टू 12। अब 6 को x की वैल्यू हमारे पास 2 आई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 12 को जो करते हैं 6 दूनी 12 बराबर 12, यानी कि दोनों इक्वल आए, दोनों पक्ष बराबर है, यानी हमारा समीकरण हमने जो किया है वह सही किया। किसी भी समीकरण का मान जो उसके रूट से जो मूल हमें मिलते हैं, उन मूलों को समीकरण में अगर हम रख के देखेंगे तो हमें वैल्यू बराबर प्राप्त होगी, और अगर वैल्यू बराबर प्राप्त नहीं होती है तो समझो हमने कहीं ना कहीं गलती की है क्वेश्चन में सॉल्यूशन करने में। उसको फिर से एक बार रीचेक करेंगे, गणित का एक सिद्धांत है, दोबारा भी चेक करें, उसमें
कोई छोटी मोटी त्रुटि होती है तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं। चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब सवाल कुछ इस प्रकार का यूँ भी आ सकता है जिसमें भिन्नात्मक रूप हो, यानी कि 3/4 x = 15। देखिए ये क्वेश्चन यूँ भी लिखा हो सकता है 3x/4 = 15। ये x या तो ये बीच में मिलेगा आपको या ऊपर वाले पद के साथ मिलेगा, नीचे वाले पद के साथ नहीं मिलेगा, नहीं लगाना है। तो आप चाहे इसको यूँ लें चाहे आप इसको यूँ लें, ठीक है, ये एक ही चीज़ है। अब हम इसको जो सोल्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे इसके नीचे हम अपने मन से 1 मान लेंगे, नीचे 1 रखने पर वैल्यू पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इसमें एक विधि आती है कि इधर भी एक ही पद है और इधर भी एक ही पद है, नहीं बटे सही की एक ही लाइन है, जहाँ पर एक ही बटे सही का पद हो, इधर भी बटे सही का एक ही पद हो। जब दोनों तरफ एक एक पद होता है तो हम उनमें तिरछा गुणा कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं वज्र गुणा। क्या बोलते हैं? वज्र गुणा। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर तिरछा गुणा कह सकते हैं इसे आप, वज्र गुणा। तो इसको हम 3x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x 1 = 3x = 15 को 4 से करते 15 चौके 60, यानी 3x = 60। बिल्कुल पहले वाला सवाल था उस फॉर्म में आ गए। देन x = 60 अपॉन ये 3 जो है नीचे से ले जाते हुए इसके नीचे बिठा देंगे और 3 से इसको आप काट सकते हैं। 3 1 = 3, 3 2 = 6, 0 काट के बाद यानी 23 = 60। तो इसकी वैल्यू x की फाइनल वैल्यू आई 20। इस प्रकार हम समीकरणों को सरल करेंगे। ऐसा एक सवाल और लेते हैं, बिल्कुल इसी तर्ज पर है ये है 7y/3 = 10। अब यहाँ 10 के नीचे 1 मान लेंगे, वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा लिख दीजिए, वज्र गुणन, और वज्र गुणन करेंगे तो 7y को 1 से करेंगे, 7y एकम 7y और 10 × 30। देन y = 30, ये 7 नीचे आएगा, 30/7, ये इसका आंसर होगा। अब थोड़े कुछ बड़े सवालों को हम करके देखते हैं कि पक्षांतरण कैसे करें और किस सावधानी को हम अपनाएं ताकि सवाल का सॉल्यूशन गलत ना हो। तो हम सवाल लेते हैं 2x - 7 2x - 7 -x - 6 = 3 - 4x + 9। ये वाला सवाल हमने लिया है। 2x रीचेक कर ले, 2x - 7 -x - 6 = 3 - 4x + 9। अब देखिए इसमें चर और अचर काफ़ी हमको मिल रहे हैं और अलग अलग पक्षों में मिल रहे हैं। तो हमारा पहला बिंदु होगा पक्षांतरण करने पर। पहला बिंदु क्या होगा? पक्षांतरण करने पर। अब हम पक्षांतरण करेंगे। अब हमें चलना है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ चलेंगे, फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे और जो जो हमें अब वेरिएबल्स मिलेंगे उनको हमें पहले उठा के रखना है। तो जैसे 2x है, इसके कोई साइन वाइन चेंज नहीं करेंगे, इक्वल से हमें पहले अपने ही घर में मिल रहा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 7 को छोड़ दो, ये -x मिला, -x को यहाँ बिठाइए, फिर आगे बढ़ जाइए, 6 है, फिर इक्वल आ गया। अब हमें जो मिलेगा उसको इधर लाओगे तो साइन चेंज करेंगे, 3 को नहीं है, -4x मिल गया। इस -4x को बराबर से जंप करा के ले आइए तो ये +4x हो जाएगा। अब आप बंद कर दीजिए दरवाज़ा। अब आप इधर से चलिए, राइट से लेफ्ट की ओर चलेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको जैसे 9 मिला तो 9 को बिठा दीजिए भले। 9 के बाद हमें मिला 3, ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का होता है, +3। इसके बाद हम इक्वल पे आ गया। अब हम इस घर में जा रहे हैं, इधर यदि कोई मिलेगा उसको वहाँ जब लाएंगे तो साइन चेंज होंगे, यानी कि 6 -6 मिला, इसको हम इक्वल के इधर लाएंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये +6 हो जाएगा। अब और आगे बढ़े, 1 मिल गया हमें -7, इसको भी हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +7। अब ये एलिमिनेट हो गए, x वाले इधर हो गए और प्लेन जो नंबर थे वो इधर हो गए, चर राशियाँ इधर हो गई और अचर राशियाँ उधर हो गई। अब हमें इनको आपस में कैलकुलेट करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग जो भी होता है वो हम करेंगे। अब जो देखिए 2x और 4x ये दोनों धनात्मक प्लस के हैं तो ये हो गए 6x, और ये x यानी कि 1x होता है, ये माइनस का पड़ गया। अब इसमें देखिए ये सारे धनात्मक है तो सारे ही जुड़ जाएंगे, अगर कोई माइनस का होता तो आपस में हम घटा बढ़ा लेते। तो 9 3 12 6 18 7 25, इन सब का टोटल हो गया 25, 7 6 13 16 और 9 25। इधर आप देखिए या लिख दीजिए, यहाँ भी या लिख सकते हैं,
6x में से एक x जाएगा तो बचेगा 5x, 5x बराबर 25। देन x बराबर 5 निकल कर 25 के नीचे आएगा, डिवाइड करेगा इसको, 5 नीचे आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, यानी x की वैल्यू आ गई 5। इस प्रकार हमें पक्षांतरण बड़ी सावधानी से करना है ताकि गलती ना हो। निशानों का, चिन्हों का हमें ध्यान रखना है, किसका निशान बदलना है, किसका निशान नहीं बदलना है। इस प्रकार करते हुए हम अपना अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक इस टाइप का सवाल और देखते हैं। सवाल यूं भी आ जाता है, इस तरह सवाल अगर आए तो हमें क्या करना होगा। जैसे देखिए x बटे 2, x बटे 2 माइनस 1 बटे 4, ये भिन्नात्मक फॉर्म में, भिन्न के रूप में। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं आपको। x अपॉन 3 प्लस 3 अपॉन 4। एक बार चेक कर लेते हैं, x बटा 2 माइनस 1 बटे 4 बराबर x बटे 3 प्लस 3 बटे 4। यहाँ देखिए संख्या प्लेन सी नहीं है, एक प्लेन फॉर्म में नहीं है, तो हमें इनको प्लेन लीनियर फॉर्म में चेंज करना है। सीधा ये भिन्नात्मक रूप को हमें हटा देना है। तो उसको हटाने के लिए आप देखिए दो तरीके हैं। या तो आप इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल लें, अगर ज़्यादा बड़ा नहीं आता तो सभी संख्याओं का एक साथ एलसीएम निकाल लेते हैं। हम देखते हैं 2 4 3 4, इसका हम लघुत्तम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? लघुत्तम, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे। यानी कि इन संख्याओं में हम देखेंगे किस किस संख्या से कौन कौन सी संख्या करते हैं। सबसे पहले हम 2 को लेते हैं, 2 से ये 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटा तो उसको जो कहते उतार दीजिए और फिर 2 दूनी 4। अभी आगे हम इस प्रोसेस को बढ़ाएंगे। हम देखते हैं 2 से अभी भी ये संख्याएं कट सकती हैं। 1 तो कटने से रहा, 2 एकम 2, 3 नहीं कट रहा है, 2 एकम 2। अब रह गया 3, 3 से काटी जा रहा है, 1 कट चुका है, 1 को नहीं काटेंगे, 3 एकम 3 और 1। जब 1 1 1 आ जाए हमें वहाँ रुक जाना है। अब इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। इस प्रकार हमें इसका लघुत्तम, इन संख्याओं का जो हर है, इन हरों का लघुत्तम हमने निकाल लिया 12। अब 12 से सबको गुणा करेंगे तो ये भिन्नात्मक रूप हट जाएगा। कैसे? इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इसमें एक सूचना आपको देनी पड़ेगी, सूचना लिखनी पड़ेगी कि दोनों पक्षों को एलसीएम जो निकाला उससे, यानी कि 12 से गुणा करने पर, 12 से गुणा करने पर, ये सूचना आप जरूर लिख देंगे। अब हम 12 से हर टर्म को, हर पद को गुणा करेंगे, नहीं दोनों पक्षों को गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में जितने जितने भी पद हैं सभी पदों को हम 12 से गुणा करेंगे। अब देखिए रफ में एक बार ले चलते हैं इसको, x अपॉन 2 मल्टीप्लाई 12, 12 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्की 12, यानी इसका गुणा करेंगे 6x आएगा। इसका जो आएगा फाइनल 6x आएगा, माइनस 1/4, 1/4 को 12 से गुणा करेंगे तो 4 है 4, 4 3 12, 3 एकम 3, यानी कि आ गया 3, इक्वल टू x अपॉन 3, x अपॉन 3 मल्टीप्लाई 12, 3 चौके 12 4x, यानी इसका आएगा 4x। और प्लस इसको करेंगे 3/4 को 12 से गुणा, 4 तिया 12, 3 तिया 9। अब आप ये देखिए ये बिल्कुल प्लेन संख्या है हमारे सामने आ गई। अब हम जो पिछला जो हमने तरीका हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ा है उस तरीके से समीकरण को हल करते हुए चलें। समीकरण की एक विशेषता, जो जो नए नए सवाल आएंगे उसका कुछ हिस्सा नया होगा, बाकी फिर पुराने पैटर्न पे उनको सरल करते हुए निकल जाएंगे। अब आप इसमें देखिए पक्षांतरण करना है, हमें क्या करना है? पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण से ये सूचना डालकर आप आगे बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए 6x यहीं रहेगा, आगे बढ़िए, 3 इसको नहीं छेड़ना है, 4x उधर मिला है, इसको इधर लाना है तो ये हो जाएगा -4x। अब x का कोई नहीं बचा, इक्वल लगा दो। अब हम यहाँ से चलेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमें 9 मिला, 9 को बिठाइए यहाँ पर, आगे चलिए बराबर पर आगे। अब आगे जो मिलेगा, जो अचर होगा वो इधर जाएगा तो निशान चेंज होते, 3 -3 हमें मिला, -3 को उठा के यहाँ लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब आप देखिए आगे इसको और सोल्व कीजिए, 6x और 4x, ये माइनस का प्लस का दोनों में आपस में योग करेंगे तो ये 2x बचेगा, 2x बराबर 9 और 3 12, देन x इक्वल टू 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, x की वैल्यू हमें प्राप्त हुई 6। इस प्रकार हम इन सवालों को करेंगे। अच्छा एक सवाल और लेते हैं, ये एक बार देख लीजिए, इस प्रकार सवालों को करते हुए कैसे किया हमने उसको देख लीजिए, और आपको बार बार इन सवालों को हम कुछ प्रश्न और देंगे उनको आप सोल्व करके देखेंगे
तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक सवाल हम और लेते हैं, इसमें है x माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 5। यहाँ आप देखेंगे, अभी पहले भी हमने एक सवाल किया है कि जब दोनों पक्षों में बटे की संख्या एक ही हो, यानी बटे वाला जो छज्जा है, इधर एक छज्जा है, इधर भी एक छज्जा है, इस छज्जे पे कुछ संख्याएं बैठी हुई हैं, जब एक ही हो तो हम वहाँ पर त्रिछा गुणा यानी कि वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर, त्रिछा गुणा करने पर इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे, इस तरह यूँ, इसको इससे और इस वाले पद को, संख्या को इससे, ये त्रिछा गुणा होगा, वज्र गुणा। अब आप देखिए पहले इसको लेते हैं, 5 को जब इससे गुणा करें, आप इसको लिख भी सकते हैं 5 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 3 इंटू, इसको इंटू में ले लेंगे एक्स प्लस 2। एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, चाहे तो सीधे भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए 5 को इससे गुणा करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, तो 5 को x से गुणा करें तो 5x माइनस 5 छके 30 इक्वल टू 3 को x से गुणा करें तो 3x प्लस 3 दूनी 6, ये प्लस है प्लस आएगा, इधर भी प्लस है इधर प्लस प्लस आएगा। अब हमें करना है पक्षांतरण। क्या करना है? पक्षांतरण। पक्षांतरण में जो चर राशियाँ हैं उनको इधर और अचर राशियों को उधर, तो 5x फिर हमें मिला 3x, वो उधर है इसलिए इसको इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 3x इक्वल लगा दीजिए। अब दाहिनी ओर से बाईं ओर चलेंगे, राइट से लेफ्ट चलेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 6 मिला हमें, 6 को यहाँ बिठाइए। उसके बाद चलिए कोई नहीं मिला, अब हमें ये 30 मिल गया। 30 को अपने घर में जाना चाहिए, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब आप देखिए इनका सॉल्यूशन करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 5x से माइनस के 3x जाएंगे तो यहाँ बचेंगे प्लस के 2x, और यहाँ आप देखिए बन जाएंगे दोनों पॉजिटिव हैं, धन के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे 36। 2x बराबर 36 तो 1x बराबर 2 का इसमें डिवाइड लग जाएगा 36 में, और ये हो जाएगा 18 दूनी 36। इसकी वैल्यू आई x इक्वल टू 18। इस प्रकार हम समीकरण के सवालों को, छोटे छोटे सवालों को पहले करेंगे, फिर बड़े सवालों पे आएंगे तो समीकरण हमारे लिए बहुत ही आसान बन जाएगा और बड़ा आनंदकारी बन जाएगा। तो आप एक बार देख लीजिए इन समीकरणों के क्या नियम है, निशान कब कब चेंज होंगे, कब कब चेंज नहीं होंगे, इनके नाम क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए।